channel which is Simple Learning, and today we will study chapter number 7 of history subject. The name of the chapter is Administration, Art and Architecture under the Delhi Sultanate. So student, without further delay, let's get started. Chapter number 7. If you have not seen the previous chapters, the video of the previous chapter, then I have given the link of all the video in the description box. You may check it out. So student, start from here. The rulers of Delhi Sultanate were Turks और अफगान्स, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के रूलर्स थे, शासक थे, वो कौन थे? टर्क थे या अफगान थे? When they came to India, जब वो इंडिया आए तो अपने साथ आइडियाज लाए, अलग अलग आइडियाज लाए. कहां से? ईरान से और सेंट्रल एशिया से. जैसे कि ये दो रूलर थे, तुर्क और अफगान, ये लाए ईरान और सेंट्रल एशिया से आइडियाज. उन्होंने मॉडल किया खुद को, किसके बेस पे? जो ईरान के एम्परर है उसके बेस पे खुद को भी मॉडल किया, यानी कि जैसे वो थे वैसे ही अपने को भी बनाया. This was manifested in their administration and other spheres of life. और इसको देखा गया है उनके शासन में, यानी कि जो उन्होंने शासन किया और उनके और भी एरियाज में लाइफ की. अब हम पढ़ेंगे सुल्तान के बारे में. जो सुल्तान ऑफिस था, यानी कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इनकी सल्तनत में. बहुत सारे जो सुल्तान थे वो रखते थे किसको? रिगार्ड, यानी कि कैलिफ को रखते थे, जो कि क्या थे? उनके लीगल सोवरेन थे, यानी कि जिसको वो मानते थे. तो जो कैलिफ थे तो उनको बोला जाता था सक्सेसर हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद के. while they themselves were his representatives, और वो खुद को मानते थे कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. so they included the name of caliph in the खुतबा. तो उन्होंने जो कलीफ नाम है तो उसको खुतबा में क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया. और सिक्का में. तो स्टूडेंट, ये दोनों क्या हुए? जो खुतबा है, यानी कि वो रिलीजियस सरमन है, यानी कि उपदेश है जिनको सुनाया जाता है मॉस्क में. किसके नाम पे? रूलर के नाम पे. जिन प्रवचन में उनको मेंशन किया जाता है, जिसका मतलब है कि हम उनको मानते हैं सुपीरियर. और सिक्का वो क्वाइन है जो इंट्रोड्यूस किए सुल्तान ने. तो आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आ गए होंगे. और अडॉप्ट किया इन्होंने टाइटल, जो कि किसको इंडिकेट करता था? उनकी पोजीशन को, यानी कि जो उनकी पोजीशन थी कैलिफ के लिए. सुल्तान फ्रॉम द टाइम ऑफ बलबन, यानी कि जो सुल्तान थे वो बलबन के टाइम से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था क्या करना? कि हमारे पास डिवाइन पावर है, हमारे पास शक्ति है, दैवीय शक्ति है. ऑल्सो नोन एज डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, और उसको बोला जाता है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप. और उन्होंने खुद को कहा नायाब खुदा, जिसका मतलब होता है डिप्टी ऑफ गॉड और जिल ए इलाही. तो स्टूडेंट, यहाँ पे उन्होंने खुद को ये बताया कि वो क्या है. उन्होंने खुद को बताया कि उनके पास डिवाइन पावर्स है और वो डिप्टी ऑफ गॉड है, जिल ए इलाही. तो जिल ए इलाही का मतलब क्या होता है? टाइटल है सुल्तान का, जिसका मतलब होता है कि भगवान की छाया इस अर्थ में, द शेडो ऑफ गॉड, यानी कि जो भगवान की छाया इस अर्थ में. तो ऐसा वो कहते थे, मानते थे. जो सुल्तान है उनके पास कैसी पावर थी? पॉलिटिकल, लीगल और मिलिट्री पावर्स थे. वो रिस्पॉन्सिबल थे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए स्टेट के, और वो कमांडर इन चीफ थे मिलिट्री फोर्सेस के. वो रिस्पॉन्सिबल थे मेंटेनेंस करने के लिए लॉ और जस्टिस को. और इस पर्पस के लिए उन्होंने जज को भी अपॉइंट कर दिया, यानी कि जो क्या कर सके? जजमेंट कर सके. जो सुल्तान है वो क्या करते थे? एक्ट करते थे. कहां पे? जो कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि जो जजेस के सामने. और डायरेक्ट अपील कुड बी मेड टू द सुल्तान, और सीधे जाके अपील भी कर सकते हैं सुल्तान को अगेंस्ट एनी ऑफ हिज ऑफिशियल, यानी कि जो भी उनका काम है उसके अगेंस्ट. तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि इससे पहले चैप्टर में भी हमने इनके बारे में पढ़ा है, और यहाँ पे आपको पिक दे रखी है. तो जो दिल्ली सुल्तान थे, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, हमने पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. खिलजी डायनेस्टी का भाई तुगलक, सईद और लोधी डायनेस्टी. तो आपके पास यहाँ पे दे रखा है कि टाइम पीरियड दिखाने के लिए. ये है स्टूडेंट दिल्ली सल्तनत कोर्ट. अब हम उलेमा के बारे में पढ़ेंगे. जो उलेमा है, यानी कि वो क्या थे? रिलीजियस लीडर थे, धार्मिक लीडर थे, और थियोलॉजियंस थे, यानी कि जो स्टडी करते हैं किस पे? धर्म वगैरह पे. उन्होंने एक इंपॉर्टेंट ग्रुप बनाया था सल्तनत में, और बहुत सारे उसमें अपॉइंट हुए हाई ऑफिसेस के लिए. और उनको क्या दिया जाता था? रेवेन्यू फ्री लैंड, यानी कि वो लैंड जिसमें कि उनको रेवेन्यू नहीं देना पड़ेगा. दाऊ द सुल्तान कंसल्टेड द उलेमास, और इसलिए जो सुल्तान थे वो उनसे कंसल्ट किया करते थे, यानी कि डिस्कस किया करते थे, सहमति लिया करते थे उनकी. येट दे डिड नॉट अलाउ देम टू डिक्टेट द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, और उनको अलाउ नहीं करते थे कि वो डिक्टेट कर पाए जो स्टेट की पॉलिसी है. बहुत सारे रूलर्स फ्रेम करते थे अपने लॉ, जिसको बोला गया जवाबित. तो जो जवाबित है वो क्या है? जो रूल और रेगुलेशन सुल्तान बनाते थे उसको बोला गया जवाबित. अलॉन्ग विद द मुस्लिम लॉ के साथ साथ, जैसे कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने लॉ बनाए किसके अकॉर्डिंग? जो स्टेट की नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बनाए? लॉ बनाए.
अब हम पढ़ेंगे कोर्ट के बारे में। जो कोर्ट है उसको कंसीडर किया गया एक सिंबल पावर और ग्लोरी का, किसकी? सल्तनत की। तो जो कोर्ट है वो ये दिखाएगा कि पावर और ग्लोरी किसकी? सल्तनत की। और यहाँ पे स्टूडेंट जो उलेमा है वो है एक बॉडी मुस्लिम स्कॉलर की, यानी कि जिसमें बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर का ग्रुप हो और जिनको स्पेसिफिक नॉलेज होता है, स्पेशल नॉलेज होता है इस्लामिक लॉ और थियोलॉजी का, और जवाबी जो रूल्स और रेगुलेशन सुल्तान बनाएंगे। तो जो कस्टम और प्रैक्टिसेस ऑब्जर्व किए जाते थे सुल्तान के कोर्ट में, उनको डिस्क्राइब किया गया है किसके थ्रू? इब्न बतूता के थ्रू। अकॉर्डिंग टू हिम देयर यूज्ड टू बी अ लार्ज ऑडियंस हॉल, और उनके अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा ऑडियंस हॉल हुआ करता था जिसको बोला जाता था 1000 उसलुन, जिसका मतलब था 1000 पिलर, यानी कि बहुत ज्यादा, 1000 में पिलर। द पिलर वर ऑफ वुड, यानी कि वो जो 1000 पिलर थे वो किसके बने थे? वुड के बने थे, और वो सपोर्ट करते थे वुडन रूफ को, यानी कि आप देखते हो ना जो हम खंबे यूज करते हैं आपने बिल्डिंग्स में भी देखे वो सपोर्ट करते हैं किसको? रूफ को। जो पिलर्स है वो किसकी बनी थी? वुड की, और वो सपोर्ट करते थे वुडन रूफ को, जिसमें कि बहुत ही अच्छी तरीके से कार्व यानी कि कुरेद के कुछ लिखा गया था। इस हॉल में जो सुल्तान थे वो होल्ड करते थे पब्लिक दरबार को, यानी कि वहां पे पब्लिक दरबार लगता था जिसमें जनता के पूछेंगे, जानेंगे वहां का कामकाज कैसे चल रहा है, उनसे क्या लेते थे? राय लेते थे। जो सुल्तान है वो कोर्ट में आते थे और ग्रैंड अटायर रहता था, यानी कि वो ऐसे सजे धजे रहते थे। इवन हिज पर्सनल बॉडीगार्ड, यानी कि जो सुल्तान के पर्सनल बॉडीगार्ड थे वो भी बहुत ही अच्छी यूनिफॉर्म में और शाइनिंग आर्मर हथियार रहते थे उनके पास जो चमकते रहते थे। देयर वर सर्टेन नॉर्म्स, बहुत ज्यादा नॉर्म्स है, और एटिक्यूट्स यानी कि बहुत उनके तरीके, विच ऑल द कोर्टियर्स एंड नोबल्स हैड टू फॉलो, तौर तरीकों को जो कोर्टियर्स यानी कि दरबारी और नोबल्स फॉलो करते थे। जो अराइवल और डिपार्चर थे सुल्तान में, सुल्तान के वो अनाउंस काउंट करता था ग्रुप ऑफ ऑफिसर अपने हाई टोन में, यानी कि आपने जैसे शो भी देखे होंगे ना अकबर बीरबल के, तो जैसे किसी को बुलाया जाता था उनके कितने हाई टोन में उनको बुलाया जाता था, तो वैसे ही समझिए आप। ड्यूरिंग बलबन्स रेन, यानी कि बलबन के शासन काल में जितने भी विजिटर्स थे उन्होंने ऑफर किया सिजदा। तो स्टूडेंट हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सिजदा क्या था? घुटनों के बल जमीन में अपना सर नीचे रखना, और पैबोस का मतलब पैरों को चूमना, किसके? सुल्तान के। तो सुल्तान के लिए नीचे झुकना पैरों के बल और अपना सर भी नीचे झुकाना, और पैबोस का मतलब सुल्तान के किस करना? फूट को। तो ये था दोनों। जो सुल्तान था वो चाहते थे कि कोर्टियर को ऑनर करना, यानी कि उनको सम्मान देना और विजिटर को भी सम्मान देना। ही इन्वेस्टेड हिम विद अ खिलाट, दैट इज अ सेरेमोनियल रोब। और वो क्या करते थे? सेरेमोनियल रोब, यानी कि वहां इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। तो खिलात यानी कि सेरेमोनियल रोब, जैसे कि उनको सम्मान देने के लिए। तो सेरेमोनियल रोब वही होता है स्टूडेंट कि क्या रखा जाता है, जैसे कोई आने वाला था तो उस दिन का क्या रहता है? एक अलग सा क्या रहता है? वो दिन रहता है, और जिसमें उनको ये सेरेमनीज क्या करती है? मनाई। जैसे आपने देखा होगा कि जो राजा का अटायर होता है तो उसमें उनको क्या करते हैं? वैसे ही क्या देते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं। जो इफेक्ट है इन द effect of all these measures was that the visitors used to be completely awed by the ruler and his court। ये जो इन सब जो भी मेजर थे, ये इनका जो इफेक्ट है, इनका जो प्रभाव है, ये वो हुआ कि जो विजिटर्स थे वो क्या करने लग गए? वो एडमायर करने लग गए, यानी कि हो सकता है उनमें डर भी पैदा हो गई, फिर इस वजह से वो उनको एडमायर भी करने लग गए। किसको? रूलर और उनके कोर्ट को। जो नोबिलिटी थी, यानी कि जो नोबल्स थे, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ पीपल को फॉर्म किया, जो कि जिसमें थे उलेमा, जैसे कि हमने बोला ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, जो कि क्या थे? इस्लामिक वगैरह या थियोलॉजी में जो क्या करते थे इसके स्कॉलर थे। तो उन्होंने क्या किया? चेक करने लग गए रॉयल पावर को सुल्तान सल्तनत पीरियड के दौरान। टिल द रूल ऑफ द तुगलक्स, यानी कि तुगलक के रूल के टाइम जो टर्किश नोबल्स थे उन्होंने मोनोप्लाइज किया हाई ऑफिसर्स ऑफ स्टेट को, यानी कि एक अधिकार करके, यानी कि सिंगल पॉलिसी अपना के जो हाई ऑफिसर्स थे स्टेट के, उन्होंने शेयर को डिनाई कर दिया टजिस को, यानी कि शेयर नहीं देते थे उनको, अफगान और भी नॉन टर्किश नोबल्स को भी। जो The following was the position of the nobility under various rulers of दिल्ली सल्तनत। ये फॉलोइंग ये बता रखे हैं कि ये पोजीशन थी नोबिलिटी की किसके अंडर में? जो रूलर थे दिल्ली सल्तनत के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक ग्रुप पावरफुल टर्किश नोबल्स का, जिनको बोला गया चालीसा, और कॉप्स ऑफ 40 स्लेव्स, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हाई ऑफिसेज उनके बीच में, यानी कि इन जो कॉप्स था 40 स्लेव्स का, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हाई ऑफिसेज। इट वॉज दिस चालीसा, और ये जो चालीसा थी जिसने अपोज किया रजियास एसेसन को, यानी कि उन्होंने ये अपोज कर दिया कि इन लोगों ने अपोज किया कि जो रजिया है वो राजगद्दी पे नहीं बैठेगी। बलबन स्टूड फोर्थ एज अ चैंपियन ऑफ टर्किश नोबिलिटी। जो बलबन है वो आगे आई, फिर वो चैंपियन बने टर्किश नोबिलिटी के। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया अपॉइंट करने को एक इंपॉर्टेंट पोस्ट किसी की भी जो नोबल फैमिली को बिलोंग ना करे, पर उन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर लिए ब्रेक करने के लिए पावर किसकी? टर्किश नोबल्स की, ताकि अपनी पावर को एनहांस कर सके और मोनार्क के मान सम्मान को बढ़ा सके।
जलालुद्दीन खलजी ने ट्राई किया गुडविल किसका, नोबिलिटी का पाने के लिए, यानी कि जो नोबल्स थे उस राज्य में उनका गुडविल पाने के लिए। और उन्होंने कौन सी फॉलो की पॉलिसी को, टॉलरेंस को, यानी कि सहनशीलता वाली पॉलिसी। अवॉइड किया हार्श पनिशमेंट को, यानी कि वो नहीं देते थे हार्श पनिशमेंट। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो नोबिलिटी की गुडविल थी, उनकी इच्छा थी जो, तो उनको क्या किया, गेन करना चाहा। जो अलाउद्दीन खलजी थे उन्होंने रिवर्स की पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, यानी कि ये तो नहीं चाहते थे जलालुद्दीन, पर अलाउद्दीन खलजी चाहते थे कि जो पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस है नोबल के उनकी तरफ वो फॉलो की, उनके अंकल के थ्रू। उन्होंने ट्रीट किया नोबल्स को अटमोस्ट सेवियरिटी के साथ और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी देते थे, यानी कि स्ट्रिक्ट थे वो। और रिबेलियस मेंबर्स को भी उनके साथ भी क्या, अपने फैमिली के जो रिबेलियस मेंबर्स थे उनके साथ भी स्ट्रिक्ट रहते थे। उन्होंने फॉर्मुलेट किए सेट ऑफ रूल्स प्रिवेंट करने के लिए नोबल्स को, ताकि वो कोई भी कॉन्स्पिरेसी ना कर सके किसके, उनके अगेंस्ट में, और अपने नोबल्स को डरा के रखते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में, उनके शासनकाल में जो नोबिलिटी थी वो कंप्राइज, उसमें थे डाइवर्स सेक्शन, अलग अलग सेक्शन थे जिसमें कि टर्स भी थे। उन्होंने हाई पोस्ट दी उन लोगों को जो बिलोंग नहीं करते थे नोबल फैमिलीज को। और इसके बाद ये किसके थ्रू अपोज किया जाने लगा, ओल्ड नोबल फैमिलीज के थ्रू। दस थ्रू आउट द सल्तनत पीरियड, यानी कि सल्तनत पीरियड के काल में जो रिलेशनशिप था सुल्तान और नोबिलिटी के बीच का, वो चेंज होने लग गया कैरेक्टर के अकॉर्डिंग और उस रूलर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ेंगे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। जो सुल्तान थे उनको हेल्प की जाती थी बहुत सारे मिनिस्टर्स के थ्रू, जो वही चूज करेंगे और उनके ऑफिस में रहते थे वो उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सुल्तान है, यानी कि उनके डिपार्टमेंट ये थे। तो जो सुल्तान के डिपार्टमेंट थे उनके हेड है वो दे रखा है यहाँ पे। जो दीवान ए विजारत यानी कि रेवेन्यू अफेयर्स थे उनके हेड थे वजीर। दीवान ए अर्ज मिलिट्री के थे अरीज ए मुल्क मुमालिक। और दीवान ई इंसा के थे स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसको बोलेंगे दबीर ई खास। और दीवान ए रिसालत के थे रिलीजियस मैटर्स पे सादार और काजी। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनके हेड ये बोले जाते थे। जो 4 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे जिनको रिगार्ड किया 4 पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो थे दीवानी विजारत, दीवानी अर्ज, दीवानी इंसा एंड दीवानी रिसालत, जो आपने यहाँ पे देखेगी। तो यही चारों थे। द वजीर वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। जो वजीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हुआ करता था। वो हेड होता था किसका, दीवानी विजारत का। जैसे कि आपने इसमें देखा ये इसका हेड होता था कौन, वजीर। तो यहाँ पे हमने को दे रखा है ये। द वजीर यूज्ड टू बी एन एक्सपर्ट इन रेवेन्यू अफेयर्स। रेवेन्यू अफेयर्स में जो वजीर है उनको एक्सपर्ट माना जाता था। और वो किसको देखते थे, लार्ज डिपार्टमेंट को देखते थे जिसमें कि इनकम और एक्सपेंडिचर आता था, यानी कि उस डिपार्टमेंट किससे रिगार्डेड काम होता था, इनकम और एक्सपेंडिचर। जो दीवानी अर्ज है वो मिलिट्री डिपार्टमेंट था जिसको हेड किया, यानी कि उनके हेड थे अरिज ई मुमालिक। और उनका जॉब था ट्रूप्स को रिक्रूट करना, यानी कि सेना को रखना, यानी कि उनको सैलरीज देना और उनके पीरियडिक इंस्पेक्शन को, फोर्सेस को देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये बलबन थे जिन्होंने सबसे पहले सेटअप किया सेपरेट अर्जिस डिपार्टमेंट इंडिया में। कौन, बलबन ने। जो दीवानी इंसा यानी कि वो डिपार्टमेंट था स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस था, इसको हेड करते थे दबीरी खास। और इसको स्टाफ किया जाता था सेक्रेटरीज के थ्रू जिनको बोला जाता था दबीर्स। जो डिपार्टमेंट था ये डील करता था जो भी करेस्पॉन्डेंस है किसके बीच में, रूलर और किंग्स के बीच में दूसरे स्टेट के। ये ड्राफ्ट करता था रॉयल प्रोक्लेमेशन, यानी कि जो भी राजा घोषणा करेगा उसको। और ये लेटर्स किसको प्रोवाइड करता था, प्रोविंशियल गवर्नर्स और ऑफिसर्स को। जो दीवानी रिसालत वो डील करता था रिलीजियस मैटर्स पे, पायस फाउंडेशंस पे और स्टिपेंड्स यानी कि भत्ते जो स्कॉलर्स को दिए जाते थे, और मैन ऑफ पाइटी को। इट वॉज हेडेड बाय चीफ सदर, इसको हेड किया जाता था चीफ सदर के थ्रू। और जो जनरल थे हु वाज जनरल या लीडिंग काजी, यानी कि जो क्या थे, काजी थे। काजी उल कुजात यानी कि ये क्या थे, हेड थे किसके, जुडिशियल डिपार्टमेंट के। और ये क्या थे, पोस्ट पे थे किसकी, चीफ सदर की और चीफ काजी की। इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल पर्सन, यानी कि ये जो काजी उल कुजात थे ये हेड थे जुडिशियल डिपार्टमेंट के। और इनको ये पोस्ट भी दी गई थी चीफ सदर की, यूजुअली द पोस्ट ऑफ द चीफ सदर और चीफ काजी की भी। तो ये सिंगल पर्सन यानी कि एक ही को दी गई। जो सुल्तान थे वो जनरल डिस्कस करते थे अपने सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स काउंसिल में, जिनको बोला गया मजलिस ई खालवत, जिसमें कि जो बहुत ही मोस्ट ट्रस्टेड और हाईएस्ट ऑफिसर्स को अलाउड किया जाता था पार्टिसिपेट करने के लिए। जो मिनिस्टर थे वो किस चार्ज पे थे, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के। और उनकी जो पॉलिसी थी वो गाइड और डिक्टेट कौन करते थे, सुल्तान करते थे। अब हम पढ़ेंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में। जो टर्किश रूलर थे उन्होंने डिवाइड किया एरिया को अपने कंट्रोल में, किसमें, बहुत ही ज्यादा एरिया ऑफ लैंड, यानी कि जिनको बोला गया इक्ताज। तो इन्होंने अपने कंट्रोल को ऐसे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ लैंड में, जिनको बोला गया इक्ताज, जिनको हैंड आउट किया गया किसको, लीडिंग टर्किश नोबल्स को। और जो होल्डर्स थे इन इक्ताज के यानी कि इन लैंड के, उनको बोला गया इक्तादार्स और मुक्तीज या वालीस। और ये जो लैंड थे वो बाद में प्रोविंस बन गए और जिनको बोला गया सूबास।
जो मुक्तिस थे वो मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर अपने एरिया में, जो भी उनको लैंड दिया जाता था वहां, और कलेक्ट करते थे लैंड रेवेन्यू। किसकी वजह से? गवर्नमेंट की वजह से। और ये जो रेवेन्यू था इसमें से वो जो भी कलेक्ट करते थे वो सैलरीज देते थे फिर उसमें से सोल्जर्स को, और फिर जितना बचा वो अपने पास रख लेते थे। जो प्रोविंसेस थे वो डिवाइड हो चुके थे डिस्ट्रिक्ट्स और सिक्स में। किसके अंडर में? सिकदार के अंडर में। और फिर फर्दर डिवाइड किया गया इनको परंगनास किसके अंडर में? आमिल के अंडर में। जो विलेजेस थे इनको ग्रुप किया गया यूनिट, किसकी यूनिट? 84 या 100 की। परागना फॉर्म होते थे फिर इसके बाद, पहले उनको ग्रुप किया जाता था, उसके बाद उनसे परागना फॉर्म, यानी कि 84 अगर है इनको इन यूनिट को, तो उसके बाद उनको परागना में कन्वर्ट कर दिया जाता था, यानी कि को ये बोला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल थे जो विलेज के वो इंक्लूड करते थे, यानी कि उसमें जो शामिल थे वो थे लैंड ऑनर जिनको खुद बोला गया, और हेडमैन जिनको मुकद्दम बोला गया। और इसके अलावा वहां पे रिकॉर्ड कीपर यानी कि पटवारी भी रहेंगे, और विलेज अकाउंटेंट यानी कि जिनको मुसरिफ बोला जाता था वो भी रहते थे। अब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था वहां का? जो सुल्तान है वो हैवी एक्सपेंडिचर किस पे लगाते थे? अपनी आर्मीज पे। और जो कोर्ट, रॉयल हाउस होल्ड और पर्सनल अटेंडेंस थे किंग के, वो उनको भी चाहिए था बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जो प्रोविजन था वो यानी कि किसके लिए था? प्रोविजन जो बनाया गया था वो सैलरीज के लिए बनाया गया था। अलाउंसेस जिसको किसके थे? वो सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल ऑफिसर्स के। और इन एक्सपेंसेस को मीट यानी कि इन एक्सपेंसेस ये जो खर्च होते थे इनकी भरपाई करने के लिए जो सुल्तान थे वो इन टैक्सों को लगाते थे, क्योंकि उनको इतने लोगों को देना था सैलरीज वगैरह, ठीक है, इन ऑफिसर्स को देना था, रॉयल हाउस होल्ड, पर्सनल अटेंडेंट्स को देना था, ठीक है। तो उन पे इतना खर्चा चाहिए, जब इतनी सैलरी देनी है तो उतना आना भी तो चाहिए, सुल्तान के पास पैसे होने चाहिए ना। तो इस वजह से वो टैक्स इम्पोज करते थे। जो खराज है वो एक लैंड टैक्स है, और जिसको रेंज यानी कि जो कैसा था खराज टैक्स? 1/3 टू हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि उस लैंड का जितना प्रोड्यूस होगा उसका 1/3 या हाफ, ठीक है, 1/3 से लेकर हाफ, तो हाफ बड़ा हुआ ना 1/3 से, ठीक है, तो इतना देना पड़ता था। और खाम्स जो 1/5 यानी कि जो भी बूटी यानी कि जो भी चीजें हैं वहां कैप्चर्ड हुई वार में, जो भी चीजें ले गए हैं तो उसका 1/5 देना है। और 4/5 ऑफ इट वेंट टू द आर्मी, इसका 4/5 आर्मी को जाएगा जो वॉर फाउट करते थे। तो जिजिया जो एक रिलीजियस टैक्स था इम्पोज किया था नॉन मुस्लिम से, वुमेन, चिल्ड्रन, बेगर्स, प्रीस्ट, ब्राह्मण्स, और ये जो सब है जिनका कोई भी इनकम सोर्स नहीं था उनको एग्जेम्प्टेड किया गया इस टैक्स से। यानी कि जो जिजिया वो रिलीजियस टैक्स किसको किया गया? नॉन मुस्लिम को दिया गया। पर जो वुमेन, चिल्ड्रन, बेगर्स, प्रीस्ट और ब्राह्मण्स और जो भी है उनको जिनकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनको इस टैक्स से क्या कर दिया गया? एग्जेम्प्ट किया गया, यानी कि वो नहीं दे, वो उन पे इम्पोज नहीं किया गया। जकत ये एक रिलीजियस टैक्स था जो इम्पोज किया गया रिच मुस्लिम्स पे, यानी कि जो धनी थे, और उनको ये क्या था? 2.5% था जो उनकी इनकम है, यानी कि जितनी इनकम होगी उसको 2.5%, उतना जितना इनकम होगा उसका 2.5% निकालेंगे, तो जितना आया उसको देते थे वो क्या? वहां के रूलर को। इसके अलावा जो अबव टैक्स है यानी कि जो हमने अभी पढ़े, देयर आर अदर टैक्स है, इनके अलावा भी और टैक्स हैं, जैसे कि ट्रेड टैक्स, हाउस टैक्स, ड्रेजिंग टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और माइनिंग टैक्स। तो इतने टाइप के टैक्स ये है सीरी 40 स्टूडेंट, ये जो यहाँ पे पिक दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। जो एस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली सल्तनत का वो 13th सेंचुरी में, उसको ये माना जाता है कि वो बिगनिंग हुआ कल्चरल फेज का इंडिया में, और इसने पॉसिबल बना दिया किसका इंटरेक्शन? टर्क्स का इंटरेक्शन इंडियंस के साथ, जिनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ था और जिन पे वेल डेवलप्ड आइडियाज थे आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर के। जो इंटरेक्शन था टर्क्स और इंडियंस का, उसकी वजह से जो फीचर्स है दो कल्चर के वो एसिमिलेट का मतलब एक हुए, और ग्रेजुअली लेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू एंडीज कल्चर, और उससे एक नया एंडीज कल्चर बना। फिरोजशाही मदरसा जो हौज खास पे है दिल्ली है, तो ये यहाँ की पिक दे रखी है आपको। जो टर्किश रूलर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा बिल्डिंग बनाई, उन्होंने आर्किटेक्चर फीचर्स यूज करके ऐसी बिल्डिंग बनाई, और वो कहां से लाए थे? इसको अपने अरब से लाए थे ये आइडिया। जैसे कि आर्क और डोम आपने देखा होगा ना, आर्क और डोम कैसे होते हैं शेप में, आपने उनका देखा होगा ना, ये आर्क ऐसे शेप में, ये आर्क और डोम, तो ये चीजें लाई वो, विच वर यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉक्स एंड पैलेसेस, जिसको मस्जिद को बनाने में, महल को बनाने में यूज किया गया। जो टक्स थे वो यूज करते थे ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिजाइन अलॉन्ग विद पैनल्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, उसमें कुरेदते भी थे, लिखते भी थे, जिसमें कि होली कुरान की जो भी है वर्सेस वो कुरेदे यानी कि लिखे जाते थे। दे ऑल्सो यूज इंडियन मोटिव्स, उन्होंने इंडियन मोटिव्स को भी यूज किया, जैसे कि बेल, स्वास्तिक और लोटस को भी कार्व करते थे। जो टक्स थे वो ऐड करते थे कलर अपनी बिल्डिंग में रेड सैंडस्टोन को यूज करके, उसके साथ येलो सैंडस्टोन और मार्बल को यूज करके। अब हम पढ़ेंगे जो बिल्डिंग्स थे दिल्ली सल्तनत की, वो सुल्तान की, वो कैसी थी। उनके शॉर्ट रूल हुआ इंडिया में,
जो ऐबक है उन्होंने बहुत ज्यादा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। जो दो फेमस है इनमें से वो है मॉस्क एट दिल्ली, दिल्ली में मस्जिद कुव्वत उल उस्लाम मॉस्क एडजेसेंट टू कुतुब मीनार के बगल में ही है कुव्वत उल उस्लाम, और जो दूसरी मॉस्क है वो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये आप अभी भी देख सकते हो वहां जाके, दिल्ली जाके। और ये जो अजमेर में है वो भी आप देख सकते हो 2.5 दिन का झोपड़ा। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस कुतुब मीनार, उन्होंने शुरुआत की ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाना, पर मरने से पहले उसको क्या कर, बट इट कुड बी कंप्लीटेड, और मरने से पहले उसको कंप्लीट करना चाहते थे। इल्तुतमिश वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट, जो इल्तुतमिश है वो पैट्रन यानी कि भक्त थे आर्ट और आर्किटेक्चर के। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, उन्होंने कंप्लीट किया कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का। किसने? इल्तुतमिश ने। मतलब जो ऐबक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने तो सोचा था इसको पूरा करना मरने से पहले, पर पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। बिल्ट अ मॉस्क एट बदाऊन, और उन्होंने मस्जिद बनाई बदाऊन में अपनी टॉम, जो उनकी अपनी टॉम है रेड सैंडस्टोन से बनी हुई दिल्ली में है। उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया लार्ज रिजर्वायर जो दिल्ली ई खूना के बाहर है, यानी कि ओल्ड दिल्ली में है। कॉल्ड द हौज ई सुल्तानी, उसको बोला जाता है हौज ई सुल्तानी। जो खलजी पीरियड है उसने भी देखे क्या, बहुत सारी बिल्डिंग एक्टिविटी देखी जा सकती है खलजी पीरियड के दौरान। अलाउद्दीन खलजी हैड हिज कैपिटल एट सीरी, जो अलाउद्दीन खलजी उनकी कैपिटल की थी सीरी थी, और उन्होंने सीरी फोर्ट जो की जिसकी हमने पिक देखी प्रीवियस पेज में, तो वो बनाई। उन्होंने एक एंट्रेंस डोर भी बनाया कुतुब मीनार का, जिसको बोला अलाई दरवाजा। वो एक फाइन स्पेसिमेन है, टर्किश आर्किटेक्चर उसमें देख सकते हैं आप। उन्होंने स्टार्ट की बिल्डिंग यानी कि बनाना अलाई मीनार को, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, पर इसका कंस्ट्रक्शन उन्होंने छोड़ दिया अपनी डेथ क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी ना, तो इसलिए। ही ऑल्सो बिल्ड अ मदरसा, उन्होंने मदरसा भी बनाए और बिग टैंक भी बनाए रॉयल बाथ, यहाँ की जहाँ की जो शाही लोग थे वो बात करते थे, हौज खास में है जो दिल्ली में। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी बहुत बड़े बड़े पैलेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स बनाए, जिसको बोला गया तुगलकाबाद। फिरोज शाह ने भी बहुत बड़े ग्रेट बिल्डर थे ये भी, उन्होंने बहुत सारे टाउन जैसे फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद भी बनाया। फिरोज शाह ने एक न्यू कैपिटल सिटी यमुना के बैंक में बनाई, जिसको बोला गया फिरोज शाह कोटला। तो आप ध्यान रखना कि जो फिरोज शाह उन्होंने एक न्यू कैपिटल सिटी बनाई यमुना बैंक के किनारे, और मैं इनके सॉल्ट भी बना दी थी जिसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखती हूँ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। और फिर उसके बाद उन्होंने जब ये बनाया तो फिर जो ओल्ड फोर्ट सिटी है तुगलकाबाद की उसको छोड़ दिया जब उन्होंने यहाँ ये बना दिया था। उन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्चार्ड और गार्डन भी बनाई दिल्ली में, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क भी बनाई इस अपने पीरियड के दौरान। उन्होंने 50 मदरसास बिल्ड किए, और इनमें से फिरोज शाही मदरसा जो हौज खास यानी कि दिल्ली में है वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर है हायर एजुकेशन का। तो स्टूडेंट ये है कुतुब मीनार, यह अलाई मीनार, यह तुगलकाबाद फोर्ट, यह कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क न्यू दिल्ली में, आप अभी भी इनको देख सकते हो, अलाई दरवाजा, और ये फिरोज शाह कोटला। तो स्टूडेंट ये उन्होंने बनाए सुल्तान ऑफ दिल्ली ने। तो हम यहाँ पे थे कि जो फिरोज शाह है वो क्या करते थे, स्पेशल क्या करते थे, ये जो पुराने मॉन्यूमेंट बने थे उनको प्रिजर्व बचाए रखने के लिए उन्होंने ही ब्रॉट टू दिल्ली, वो दिल्ली लाए 2 पिलर, किसके? अशोका के 2 पिलर लाए वो दिल्ली, और उनमें से उन्होंने एक को रखा हिप एंड प्लेस्ड वन ऑफ देम ऑन द रूफ ऑफ हिज प्लेस, अपनी रूफ की छत पे रखा उसको। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो लैंग्वेज और लिटरेचर थी वो क्या थी, जब दो कल्चर इंटरेक्ट हुए एक दूसरे के साथ तो इसका इफेक्ट देखा जाने लगा लैंग्वेज और लिटरेचर में उस पीरियड के दौरान। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश एम्पायर, यानी कि जब टर्किश एम्पायर हुआ स्टार्ट इंडिया में, जो कोड लैंग्वेज है इन एरियाज में वो कंट्रोल की गई टर्क के थ्रू, और वो क्या हो गई, पर्शियन बन गए। और इस इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज क्या हो गई, टर्न हो गई। इसकी वजह से जो बहुत ही सारा पर्शियन वर्ड्स थे वो किस में आने लगे, वोकेबलरी में आने लगे, और उनकी वोकेबलरी में आने लगे, और ये मिक्सचर हो गया पर्शियन और हिंदी का, और इसकी वजह से एक न्यू लैंग्वेज उर्दू हुई। तो उर्दू जो लैंग्वेज है वो किसका मिक्सचर है, पर्शियन और हिंदी का। क्यों? क्योंकि जब दो कल्चर मिले तो उनके जो वर्ल्ड है, ठीक है, तो जो कोल्ट लैंग्वेज थी इन एरियाज में उसको ट्रस्ट ने कंट्रोल किया, ठीक है, इंडिया में। और वो जो लैंग्वेज थी वो मिक्स ऐसे हो गई कि जब दो लैंग्वेज कौन, हिंदी और पर्शियन दोनों मिक्स होने लगी तो इसकी वजह से उर्दू नई लैंग्वेज बन गई। जो वर्ड उर्दू है उसका मतलब होता है कैंप। इनिशियली द उर्दू वाज स्पोकन बाय द सोल्जर्स, जो उर्दू है वो सोल्जर्स बोलते थे, विद डिफरेंट मदर टंग, उनकी अलग अलग मदर टंग थी, और एक दूसरे के साथ बोलने के लिए वो क्या करते थे, उर्दू का यूज करते थे। ग्रेजुअली उर्दू बिकेम द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज, इसलिए जो उर्दू थी वो कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज बन गए इन टाउन में। और वेरिएशन देखा जाने लगा, चेंजेस देखे जाने लगे अलग अलग रीजन्स में, जैसे कि जो उर्दू है उसको बोला गया डेक्कन में, और फिर उसके बाद
उससे इन्फ्लुएंस होकर तेलुगु और मराठी। जो यूज है अरेबिक का वो कन्फाइंड यानी कि और फाइन होता गया स्मॉल ग्रुप ऑफ इस्लामिक स्कॉलर्स में और फिलोसफर्स में, और जो बहुत ज्यादा ओरिजिनल लिटरेचर उनको अरेबिक में लिखा जाने लगा। जो संस्कृत है वो लैंग्वेज हो गई हायर लर्निंग की, और उसको रिलीजियस रिचुअल्स यानी कि जैसे हम करते हैं धार्मिक अपने जो भी काम वगैरह उनमें भी यूज किया जाने लगा, और सेरेमोनियल ओकेजन्स में भी जो कोर्ट यानी कि हिंदू रूलर के कोर्ट में भी इसको बोला जाने लगा, जैसे कि विजयनगर के किंग विजयनगर के राज्य में। टू फॉर्म्स ऑफ हिंदी वर यानी कि हिंदी की जो दो फॉर्म थी जो यूज की गई सल्तनत पीरियड में, जो थी ब्रज और अवधी। जो यूज थी रीजनल लैंग्वेज का वो किसके थ्रू होने लगा? भक्ति सेंट्स ने हेल्प की इन लैंग्वेजेस को ग्रोथ करने में। किनको? ब्रज और अवधि को। बहुत सारे नंबर ऑफ पोएट और राइटर हुए जिन्होंने की ओरिजिनल वर्क को लिखा, पोयम और प्लेस लिखे अलग अलग लैंग्वेज में। इनमें से जो पोएट और राइटर हैं वो इन्फ्लुएंस हुए किससे? पर्सनल लिटरेचर से। पर्शियन लिटरेचर ने उनको इन्फ्लुएंस किया, और देखा जाए तो अमीर खुसरो हैं वो बहुत एक नोटेबल पर्शियन राइटर रहे इस पीरियड में। और जो थीम थी उनके काम की वो थी इंडिया के लिए लव और प्राइड, इंडियन होने का। उन्होंने बहुत ही न्यू स्टाइल पर्शियन के क्रिएट किए जिसको बोला गया सबक ई हिंदी, इंडियन स्टाइल। और उनकी जो राइटिंग है उसमें थे स्टोरी सुल्तान की, जैसे कि खजीन उल फुतो, ये टॉक करती है यानी कि बताती है किसके बारे में? अलाउद्दीन खलजी के साउदर्न कैंपेन्स के बारे में। मिफ्ता उल फुतू ये डील करती है जलालुद्दीन के मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के बारे में, जो उनके मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स हुए थे। जहां की जो तुगलकनामा है वो किसके बारे में बात करता है? जलालुद्दीन खलजी के, जिन्होंने अपना पावर कैसे इंक्रीज किया। मालिक मोहम्मद जायसी जो एक मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने पद्मावती को हिंदी में लिखा। बिसाइड्स इसके अलावा बहुत सारे पर्शियन वर्क को ट्रांसलेट किया गया संस्कृत, और इसमें संस्कृत से पर्शियन में, पर्शियन से संस्कृत में। जिया नक्शबी ट्रांसलेट स्टोरीज इन पर्शियन, जिया नक्शबी ने ट्रांसलेट किया स्टोरीज को पर्शियन में, और जिसको बाद में बोला गया तूतीनामा। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। The coming of the Turk and Afghan led to many experiment with new patterns of living। जो तर्क और अफगान है इन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए, इनकी वजह से नए नए एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि जो बहुत सारे लिविंग पैटर्न देखा गया। इसमें से जो इनके रिजल्ट हो डेवलपमेंट हुआ न्यू रिलीजियस मूवमेंट का, लैंग्वेज का, आर्ट और आर्किटेक्चर का। और इसकी वजह से क्या हुआ? जो फॉर्मेशन हुआ कंपोजिट कल्चर का, मतलब जिसमें एक से ज्यादा कल्चर दिखे उसको बोला जाता है स्टूडेंट कंपोजिट कल्चर। इंडो इस्लामिक कल्चर अबाउट विच यू विल रीड इन डिटेल इन चैप्टर 12, और आपके पास जो चैप्टर 12 है उसके बारे में आप पढ़ेंगे इंडो इस्लामिक कल्चर। और आई थिंक आपके पास कंपोजिट कल्चर भी एक चैप्टर है लास्ट में। तो स्टूडेंट ये हुए कि जैसे जैसे अलग अलग रिलीजन आए धीरे धीरे लैंग्वेज का भी ग्रो हुआ। उसके बाद जो लैंग्वेज हुई वो कैसे यूज की गई, कैसे दो लैंग्वेज फॉर्म हुई, कैसे अलग अलग रिलीजन, कैसे अलग अलग जो पोएट वगैरह उनके वर्क्स हमने इस चैप्टर में पढ़े। और स्टूडेंट आई होप आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को जो नए व्यूअर्स हैं, और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, और लाइक करना ना भूले वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।